हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम अपने चैप्टर 4 नंबर क्लास 11 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट का पार्ट 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और ये लेक्चर देखने के बाद हमारा आगे का जो हम थ्योरी पढ़ने वाले थे, वेगनर के ने जो थ्योरी दी थी उसके बाद हमने पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडी तक हमने पढ़ाई की थी। एक बार देख लेते हमने कहाँ तक पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ के बारे में पढ़ा था। और हमने सबसे पहले इसमें देखे थे कि फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग, मतलब जो ड्रिफ्टिंग हो रही है, यानी कि वेगनर के हिसाब से जो कॉन्टिनेंट हैं वो एक दूसरे से अगर ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो उसके पीछे जो फोर्स लग रहे हैं वेगनर के हिसाब से था पोल फ्लिंग फोर्स और एक टाइडल फोर्स की उन्होंने बात की थी। पोल फ्लिंग फोर्स मतलब जो कि आपका रिलेटेड है रोटेशन ऑफ द अर्थ से उन्होंने कहा, और दूसरा फोर्स जो हमारा बात हुई थी वो टाइडल फोर्स, यानी कि ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन जो डेवलप होती है टाइड्स वगैरह ओशनिक वाटर में, उस फोर्स की वो बात कर रहे थे वेगनर। हुआ क्या कि आगे जो फिर और स्कॉलर आए उन्होंने इस फोर्स को इनएडुकेट कहा। क्यों? इसके पीछे बहुत सारी रीज़न थे जो हमने पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ में पढ़े। पहला एविडेंस इसमें ये कि जो हमारी ड्रिफ्ट थ्योरी उन्होंने दी है हमारी वेगनर ने, उसमें जो बात हुई है वो ऊपर ऊपर बात हुई है, मींस के अर्थ के ऊपर की बात हुई है। जो उन्होंने एविडेंस की बात की है उसमें आपने देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, टिलाइट के बारे में बात करी है। तो इन्होंने ये अर्थ के ऊपर जो चीज़ें पाई गई उसके हिसाब से इन्होंने ये बता दिया। लेकिन जैसे पोस्ट वॉर के बाद पीरियड के बाद क्या हुआ कि जो जियोलॉजिकल लिटरेचर थे उसमें एक नया डायमेंशन ऐड हुआ, और उन्होंने फिर इसको इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में भी देख करके देखा कि हाँ हो सकता है कि उसमें भी उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ा हो। तो इससे क्या हुआ, एक नया डायमेंशन निकल के आया हमारी स्टडी के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ओशन एंड कॉन्टिनेंट का, उसमें कहीं ना कहीं इंटीरियर ऑफ द अर्थ का भी रोल रहा है। तो अब जब इन्होंने वेगनर साहब की थ्योरी को गलत कहा, मतलब कि कहा कि स्कॉलर्स ने कि ये इनएडुकेट है, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपनी थ्योरी के साथ आना होगा। तो वो अपनी एक थ्योरी के साथ आए जो कि है हमारी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। कन्वेक्शनल करंट थ्योरी जो है गिवन बाय आर्थर होम्स के द्वारा ये दी गई थी। और इस थ्योरी में क्या है, मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए गाइस, ये डायग्राम है, ये आपकी प्लेट 1 है, ये आपकी प्लेट 2 है, ये मैग्मा है। अब ये आपने अगर मेरी पिछली क्लास अटेंड की हो तो आपको आइडिया होगा कि मैग्मा क्या होता है। फिर भी मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ, आपको समझने में आएगा। देखिए हमारे इंटीरियर ऑफ द पूरा हम अर्थ में देखें तो सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, क्रस्ट होता है, देन उसके बाद हमारा मेंटल होता है, फिर देन हमारा कोर होता है। तो मेंटल वाले हिस्से में ये हमारा एक एस्थेनोस्फीयर होता है यहाँ पर, यानी हमारा मैग्मा होता है। यहाँ पर हमारा क्या होता है, मैग्मा होता है। तो उसी मैग्मा की यहाँ पर बात हो रही है। मैग्मा क्या होता है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जा कर के क्या होता है, रॉक्स जो होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और एक आपका लावा बन जाता है। तो वो ये बात की गई है कन्वेक्शन करंट थ्योरी में कि यहाँ पर जो है कन्वेक्शन करंट बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर एक सर्कुलर मोशन बन रहा है। यहाँ पर एक जो है मैग्मा वो आपस में, मतलब कि यहाँ पर बहुत उबला हुआ, जैसे पानी देखते हैं, उबला हुआ पानी क्या होता है कि नीचे जाके फिर ऊपर आता है, नीचे जाके ऊपर आता है, वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जैसे उबला हुआ पानी होता है ना, गर्म एकदम ऊपर आता है फिर नीचे जाता है, ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर मैग्मा जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। तो उससे क्या हो रहा है, ये बार बार एक करंट बन रहा है। अब इस करंट में होता क्या है, कि कुछ करंट, कन्वेक्शन करंट इस तरफ जा रहा है और कुछ इस तरफ जा रहा है। यहाँ डायरेक्शन अगर आप देखें तो उसकी वजह से क्या होता है, दोनों प्लेट में डाइवर्जन होता है, दोनों प्लेट में एक ड्रिफ्ट होता है, दोनों प्लेट में ड्रिफ्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मैग्मा होता है वो यहाँ से बाहर निकल आता है। तो यही बात यहाँ पर कन्वेक्शन करंट थ्योरी में कही गई है। यहाँ पर वो चीज़ देखिए, ही आर्ग्यूड दैट अ कन्वेक्शनल करंट ऑपरेटिंग इन द इंटायर मेंटल पोर्शन। मेंटल पोर्शन क्या है, जहाँ पर ये हमारा मैग्मा कहाँ होता है, मेंटल पोर्शन में होता है। मेंटल पोर्शन आपको मैंने दिखा दिया, ये रहा मेंटल पोर्शन आपका। ओके, तो ये मेंटल पोर्शन में कह रहे हैं, ही आर्ग्यूड दैट देयर आर कन्वेक्शनल करंट ऑपरेटिंग इन द इंटायर मेंटल पोर्शन। उनका कहना था कि मेंटल वाले पोर्शन में क्या हो रहा है, कन्वेक्शनल करंट ऑपरेट कर रहे हैं, विच कुड बी अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ कॉन्टिनेंट। उनके हिसाब से ये एक ड्राइविंग फोर्स है कॉन्टिनेंट की मूवमेंट के लिए। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब ये थ्योरी अगर आप देखें वेगनर की थ्योरी के हिसाब से थोड़ी सी सही लगने लगी, हाँ ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर आगे क्या कहते हैं, दीज करंट्स, अब ये करंट बनते कहते हैं आर जनरेटेड ड्यू टू अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओके, अब ये करंट कैसे जनरेट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से ये जनरेट होते हैं। यहाँ पर थर्मल डिफरेंस होता है इन द मेंटल ऑपरेशन, यानी कि यहाँ पर हो सकता है आपका प्रेशर में डिफरेंस हो,
होता है एंड आपका डेंसिटी एंड आपका जो टेम्परेचर है, तो जाहिर सी बात है जहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगी तो ये करंट में क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पर हाई है यहाँ पर लो है, तो हाई टू लो फिर क्या होता है, एक मूवमेंट होती है, तो ये पूरा ऐसे कन्वेक्शन करंट बन जाता है। तो वही बात यहाँ पर करने के लिए आर्थर होम्स ने की ये बात की है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, मेंटल पोर्शन में हो रहा है। साइंटिस्ट डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये वही बात है कि साइंटिस्टों ने डिस्कार्ड किया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को, पूरी तरीके से नहीं किया लेकिन उसका कुछ पोर्शन उन्होंने ड्रिफ्ट करा, मतलब कि डिस्कार्ड किया, जो कि हमारे जो फोर्सेस से रिलेटेड उन्होंने बात की थी। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी एक डायग्राम है, आप इससे भी समझ सकते हैं। ये हमारा मेंटल वाला पोर्शन है, ये हमारे कन्वेक्शन करंट है, हाई टू लो यहाँ पर टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से क्या हो रहा है, हमारा कन्वेक्शन करंट बन रहे हैं, और फिर ये प्लेट जो है कुछ इधर जा रहा है कन्वेक्शन करंट हमारा, ये लावा मैग्मा इस तरफ फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये वाली प्लेट इधर जा रही है, ये वाली प्लेट इधर जा रही है, एंड यहाँ से हमारा मैग्मा बाहर आ रहा है, फिर वो एक मिड ओशनिक रिज बना रहा है जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये डायग्राम से समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर के बारे में पढ़ते हैं। आगे फर्दर ये डिटेल है हमारी मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर के बारे में, थोड़ा डिटेल में आप पढ़ने वाले। डिटेल रिसर्च ऑफ द ओशन कॉन्फ़िगरेशन रिवील दैट द ओशन फ्लोर इज़ नॉट जस्ट अ वास्ट प्लेन बट इट इज़ अ फुल ऑफ रिलीफ। ये भी बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जो हमारे ओशन है वो पूरी तरीके से प्लेन नहीं है, पूरी तरीके से प्लेन नहीं है, बल्कि उनके अंदर भी फुल ऑफ रिलीफ, मतलब बहुत तरीके के रिलीफ पाए जाते हैं, यानी कि प्लेट्यू पाए जाते हैं, आइसलैंड पाए जाते हैं, ट्रेंचेस पाई जाती हैं। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ तो आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। अगर आप ये देखें डायग्राम, ये वाला देखें डायग्राम, इसमें आपको देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, ये हमारा ओशन है और ये ओशनिक बेड है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आपको शील्ड वेल्कोनो भी देखने के लिए मिल जा रहे हैं, ठीक है, स्ट्रैटो वेल्कोनो भी देखने के लिए मिल जा रहे हैं, ट्रेंचेस भी देखने के लिए मिल जा रही हैं, आइसलैंड आर्च भी देखने के लिए मिल जा रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा ओशनिक बेड है वो पूरी तरीके से, जो ओशनिक हमारी फ्लोर है वो पूरी तरीके से प्लेन नहीं है। जैसे हमारे कॉन्टिनेंट में वॉल्केनो होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, वैसे ही यहाँ पर होते हैं। बस ये फ़र्क होता है कि ये पानी के अंदर सबमर्ज होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, बाहर तक नहीं आ पाते। लेकिन अगर आप जैसे आइसलैंड वगैरह देखें, अगर आप आइसलैंड का डायग्राम देखें तो इसमें क्या होता है, देखिए ऊपर तक आ जाता है, तो कहीं ना कहीं नीचे भी पूरा अगर देखें तो इसका पूरा भी एक कॉन्टिनेंट की तरह पूरा यहाँ पर बना होता है, बट इतना ही पोर्शन इसका जो है वो बाहर दिखाई देता है, तो ये आइसलैंड हमारे कहलाए जाने लगते हैं। आई होप आपको डायग्राम से समझ में आया होगा। अब अगर हम और आगे बढ़ें, इसमें क्या कहा है, आगे कहा जा रहा है द एक्सपेडिशन टू मैप द ओशनिक फ्लोर इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड प्रोवाइड अ डिटेल पिक्चर ऑफ द ओशन रिलीफ एंड इंडिकेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सबमर्ज माउंटेन रेंजेस एज वेल एज डीप ट्रेंचेस मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक मतलब कि डिटेल स्टडी हुई, उसके बाद हमें और अच्छे से पता लगा जो भी हमारे सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस हैं, डीप ट्रेंचेस हैं, उनके बारे में हमें पता लगा। अब बात करें मिड ओशनिक रिज, जो मैंने आपको भी सबसे पहले डायग्राम में बताया था, सबसे पहले डायग्राम में हमने देखा था मिड ओशनिक रिज के बारे में पढ़ा था। अब इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। मिड ओशनिक रिज यहाँ कह रहे हैं वर फाउंड टू बी अ मोस्ट एक्टिव इन टर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको फैक्ट से थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, ये आपको आगे बहुत हेल्प करने वाले हैं। मिड ओशनिक रिज वर फाउंड टू बी अ मोस्ट एक्टिव इन टर्म ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो वॉल्केनिक इरप्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा एक्टिव मानी जाती है। अब क्यों मानी जाती है वो भी आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका यहाँ से मिड ओशनिक रिज है। अब यहाँ पर आपके मैग्मा यहाँ से बाहर आ रहा है और ये यहाँ पर आपका आकर के सॉलिडिफाइड हो जा रहा है आपका मैग्मा। तो यही बात की गई है, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक्टिव इरप्शन देखने को मिलता रहेगा। अब होगा क्या, यहाँ पर इरप्शन हुआ, यहाँ पर एक माउंटेन की रेंज बन गई, ओके, मिड ओशनिक की पूरी रेंज बन गई आपकी। अब इस रेंज में क्या होगा, जब ये रेंज यहाँ पर बन जाएगी और फिर दोबारा अगर इरप्शन होगा ना तो ये यहाँ पर जमा होकर के ये वाली रेंज आपकी यहाँ आ जाएगी। तो ये ऐसे ऐसे करके आपका बढ़ती रहती हैं, एक दूर सिरे से दूर होती रहती है और यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। तो गाइज यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इरप्शन रेगुलर बेसिस पे होता रहता है और ये जैसे जैसे दूर होती जाएंगी वैसे वैसे ही ओल्डर होती चली जाएंगी आपकी ये ओशनिक क्रस्ट। जैसे जैसे आपकी ये दूर होती जाएगी ये आपकी ओशनिक क्रस्ट क्या होती है, ओल्डर होती चली जाएगी। तो इसमें हमें यही समझाया गया कि जो जितना पास में इसके होगी मिड ओशनिक रिज के पास जितनी पास होगी माउंटेन रेंज वो
आपकी यंगर होगी, और जितनी आप दूर चले जाएंगे वो आपकी ओशियनिक क्रिस्ट उतनी ही ओल्ड होती जाएगी। अब एक और डायग्राम से दिखा देता हूं मैं। ये जैसे हमारा है साउथ अमेरिका, ये है हमारा अफ्रीका, अब ये हमारी है मिड अटलांटिक ओशियन रिज। अब यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ पर आपका एक्टिव इरप्शन हुआ होगा। अब होते होते ये जो ओल्ड आपकी ओशियनिक क्रस्ट है वो दूर होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर यही बताया गया, जितनी दूर चली जाएंगी हमारी ओशियनिक क्रस्ट तो वो क्या होगी, ओल्डेस्ट होगी, फिर ये ओल्डर हो गई, और जो मिड ओशियनिक के पास होंगी वो यंगेस्ट होंगी। इस डायग्राम से आपको यही समझाया जा रहा है कि जो आपकी मिड ओशियनिक के पास होगी वो आपकी यंगेस्ट होगी। वो यहीं पर ये सारी बातें की गई हैं। मैं डायग्राम इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लगाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब वही बातें यहाँ पर कही हैं जो मैंने आपको समझाया। द ओशियन फ्लोर इज़ मच यंगर दैन द कॉन्टिनेंट। जाहिर सी बात है, अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो ओशियन फ्लोर है वो ज़्यादा यंगर है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट, क्योंकि जो ये कॉन्टिनेंट है कहीं ना कहीं ये भी पहले यहाँ पर होगा, फिर ये ऐसे करते 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 कई सालों बाद यहाँ पर आके आपके कॉन्टिनेंट में ये यहाँ पर बनी होंगी। लेकिन जो अभी यहाँ पर आपकी मिड ओशियनिक रिज बन रही है, यहाँ पर आपका जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है ना, यहाँ पर जो आपकी ओशियनिक क्रस्ट बन रही है वो तो अभी यंगेस्ट है, फिर धीरे धीरे करते 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 ये यहाँ पर आकर के आपका ऐसा रहा होगा। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि हमारा जो ओशियन फ्लोर इज़ मच यंगर दैन दी कॉन्टिनेंट। अब बात करिए, रॉक्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑफ द रिज हैव अ सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड एज। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी डायग्राम से समझ में आएगा। मैं आपको समझाता हूँ, 1 मिनट बस। ये रहा हमारा। अब यहाँ क्या कहा गया है कि ये जो आपकी ये रिज बन रही है ना, ये माउंटेन टाइप आपकी ये पूरा बन रहा है, चेन ऑफ माउंटेन बन रही है ना मिड ओशियनिक रिज, तो इनमें दोनों में ये जो एक साथ देखो, यहाँ से अगर मैग्मा निकला होगा तो इधर गिरा होगा, इधर गिरा होगा, तो इन दोनों के अंदर जो है ना, इनकी जो रॉक्स जो यहाँ पाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है एक ही क्वालिटी के पाए जा रहे हैं और एक ही टाइम के पाए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर जो भी रॉक्स मिल रहे हैं वो एक ही क्वालिटी, यहाँ पर जो मिलेगा और यहाँ पर जो मिलेगा वो एक क्वालिटी का होगा और एक ही टाइम का होगा। यहाँ पर जो रॉक मिल रहा है, जो यहाँ पर मिल रहा है, वो भी एक ही टाइम का होगा और एक ही चीज़ उसमें पाई जा रही होगी। तो यही यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है इस स्टेटमेंट में कि हमारे जो रॉक्स ऑफ इक्वल डिस्टेंस ऑफ द रिज, जो कि आपकी मिड ओशियनिक रिज है, हैव अ सिमिलर केमिकल कंपोजिशन, जो एक साथ निकले होंगे अर्थ के अंदर से तो उनकी एक ही क्वालिटी होगी। फिर आपका अगर आप देखेंगे जो दूर होंगे तो उनकी अलग क्वालिटी होगी, फिर जो दूर होंगे उनकी अलग क्वालिटी होगी। तो वो यहाँ पर यही समझाने की कोशिश की गई है। अब इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने देख लिया, आइसलैंड के बारे में देख लिया, और जो हमारे ओशियनिक बेड है उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, फुल ऑफ रिलीफ होता है। यहाँ पर भी आपको अंदर भी मिड ओशियनिक रिज छोटी मोटी देखने के लिए मिल जाती हैं, और यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ सी माउंट पे भी देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको ओशियनिक ट्रेंच भी देखने मिल जाती हैं। अब ये ट्रेंच क्या होती हैं? अब ये आप देखिए, ट्रेंचेस इसलिए ऐसे बन जाती हैं कि जब आपकी दो प्लेट में मूवमेंट हो जाता है, ओके, दो प्लेट जो है आपकी ड्रिफ्ट कर जाती हैं एक दूसरे से, तब ये आपका डीप ट्रेंच बन जाता है, एक गड्ढा बन जाता है। आप इसे कह सकते हैं गड्ढा बन जाता है। कब बनता है? जब आपकी दो प्लेट अपोजिटली मूव कर जाती हैं, तो हम यहाँ क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक ट्रेंच बन जाता है। उसी की यहाँ पर बात की गई है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर और ये देखिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखने, जो जितना मिड ओशियनिक रिज के पास जो आपका चेन ऑफ माउंटेन होगी वो उतनी ही यंगेस्ट होगी, और जितनी दूर चली जाएगी वो उतनी ही ओल्डर और फिर ओल्डेस्ट हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है, सर ठीक है चले आपने ये कह दिया कि यहाँ पर ऐसा होगा तो ओशियनिक क्रस्ट बनती जाएगी, पर अगर ऐसे ओशियनिक क्रस्ट बनती जाएगी तो ये तो ऐसे तो दुनिया को और बड़ा हो जाना चाहिए, लैंड बढ़ जाना चाहिए, हमारा लिथोस्फीयर जो क्रस्ट है हमारी वो फिर बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा फिर क्या है रीज़न यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जो ये ओशियनिक आपकी क्रस्ट है ये बन तो रही है, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव मार्जिन देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका रेगुलर बेसिस पे कंस्ट्रक्ट हो रही है क्या, ओशियनिक क्रस्ट आपकी हो रही है, डेवलप हो रही है। लेकिन ये एक टाइम के बाद जा कर के ये डिस्ट्रक्ट भी हो रही है, यानी कि यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्टिव मार्जिन भी देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ये आपका जा कर के ट्रेंचेस में, मतलब कि जो आपकी डीप ट्रेंचेस हैं उनमें जाके सबमर्ज हो जा रही हैं। अभी आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये वाला देखिए आप, यहाँ पर आपकी ओशियनिक क्रस्ट बनी, ये बनी, फिर ओल्डर हो गई, फिर ओल्डेस्ट हो गई, फिर जाते जाते ये प्लेट आपकी जो है नीचे ओशियनिक क्रस्ट जो है वो नीचे इसके कॉन्टिनेंट के सबडक्ट कर जा रही है।
तो यहाँ क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रक्टिव मार्जिन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्टिव मार्जिन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपका ओशियन फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, फिर यहाँ पर आपके जाके ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। फिर क्या होगा, जब ये ओशन के नीचे चली जाएगी तो क्या होगा, नीचे जाके टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फिर मैग्मा बन जाएगा, फिर वापस यही साइकिल चलेगी, फिर यहाँ से ये बाहर आ जाएगा। ऐसे ये चलता रहता है और इस प्रोसेस को होने में बहुत टाइम लगता है, इस कई सालों लग जाते हैं यहाँ से आपका ओशन क्रस्ट को बनने में, एंड देन फिर उसको वापस मैग्मा में कन्वर्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो गाइज़ आज की वीडियो इतनी रखते हैं, अब बाकी का चैप्टर हम नए अगली वीडियो में पढ़ेंगे फर्दर। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको कुछ एडवाइस देनी है, फीडबैक देनी है तो प्लीज़ दीजिएगा, मैं इंप्रूवमेंट ज़रूर करूँगा। ओके गाइज़, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।